अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकरम खान है। मैं अनीस हुसैन में एमकैट ई-कैट प्रोग्राम हेड की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। बेटा, आज की वीडियो का मकसद जो पीएमडीसी का फॉर्म है एमडी कैट के हवाले से उसको फिल करना सिखाना है आपको। अ, बिल्कुल गूगल सर्च से जो ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पीएमडीसी लिखते हैं और इसको सर्च कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल क्लिक करते हैं। ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की वेबसाइट है जो कि ओपन हो गई है। इसमें इसको क्रॉस कर दीजिए क्योंकि ये वो ऐड है जो बेसिकली एमडी कैट के लिए था। इस ऐड के हवाले से चंद बातें डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने सूबाई लेवल पर एमडी कैट को कंडक्ट करने का फैसला किया पिछले 2 सालों से, और ये तीसरा साल है। हर सूबा अपने सूबे में टेस्ट कंडक्ट करेगा। उसके लिए हर सूबे ने अपने पास एक यूनिवर्सिटी को एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है। एडमिटिंग यूनिवर्सिटी हर साल बाज़ सूबे सेम भी रखते हैं और बाज़ सूबे उसको चेंज भी करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी पिछले कई सालों से यूएचएस है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस। लेकिन सिंध में पिछले साल डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस को एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था। पिछले साल जेएसएमयू जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था, और इस साल लम्स को ये स्टेटस दिया गया जो जामशोरा में है। लेकिन लम्स ने अब इस दफ़ा एडमिटिंग यूनिवर्सिटी बनने से इनकार किया और दोबारा से ये स्टेटस डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के पास आया। तो हर सूबे में टेस्ट कंडक्ट करने के लिए एडमिटिंग यूनिवर्सिटी कौन सी है वो यहाँ पर मेंशन है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में है, वो इस्लामाबाद के टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, और इंटरनेशनल जो 2 सेंटर्स हैं, एक रियाद में बनेगा सऊदी अरब में और एक दुबई में बनेगा, उन दोनों इंटरनेशनल सेंटर्स पे टेस्ट कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जाहिर सी बात है, जो यूनिवर्सिटी का ताल्लुक जिस सूबे से होगा, जो जिस सूबे को रिप्रेजेंट करी होगी यूनिवर्सिटी, वो उसी के जो टेक्स्ट बुक्स है उसके थ्रू अपना टेस्ट बनाएगी, यकीनी तौर पे सिलेबस को फॉलो करते हुए। सिलेबस को तो सबको फॉलो करना है, लेकिन सिलेबस को फॉलो करते हुए अपनी ही टेक्स्ट बुक्स को लेकर ये टेस्ट हर सूबे की जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है वो बनाएगी। तो पंजाब की जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस है जो लाहौर में मौजूद है, वो पंजाब की बुक्स के थ्रू ये टेस्ट बनाएंगे, और केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, और कराची की डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस सिंध के लिए एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, और बोलान बलूचिस्तान के लिए है, और गिलगित में इस दफ़ा कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है। तो डाउ यूनिवर्सिटी जो टेस्ट बनाएगी वो सिंध की बुक्स के थ्रू सिलेबस को फॉलो करते हुए अपने पास टेस्ट बनाएगी, और यहाँ पर जो भी टेस्ट देंगे वो टेस्ट सिंध की बुक्स से अकॉर्डिंग टू द सिलेबस टेस्ट देंगे। अब एक बात ज़रा मैं वाज़े करता चलूँ जिसके बारे में बार बार बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि कोई स्टूडेंट है जो किसी भी वजह से किसी और जगह जाकर टेस्ट देना चाहता है तो वो दे सकता है क्या? तो ये बात ज़हन में रखिएगा बेटा, आप पूरे पाकिस्तान में जितने भी सेंटर्स हैं उनमें से किसी भी सेंटर को सेलेक्ट करके आप टेस्ट दे सकते हैं। बस ये बात ज़हन में रखिएगा, आप टेस्ट जहाँ पर भी देंगे, अगर वो पंजाब का कोई सेंटर है तो आपको पंजाब की बुक्स को स्टडी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अगर आप केपीके में देंगे तो केपीके बोर्ड की बुक्स को देखना पड़ेगा। बलूचिस्तान में देंगे तो बलूचिस्तान बोर्ड की बुक्स को, सिंध में देंगे तो सिंध बोर्ड की बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस तैयारी करने के लिए। और इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा कराची
का रहने वाला है, लेकिन वो कहता है कि भाई मैं इस्लामाबाद में टेस्ट देना चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल दे सकता है। आप टेस्ट कहीं पर भी दें, वो टेस्ट के स्कोर को आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर जहाँ के आप डोमिसाइल होल्डर हैं, यानी कि जहाँ के आप शहरी हैं, जहाँ के आप सिटीज़न हैं, जहाँ का सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस है आपका, तो वहाँ पर ही गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपका ये स्कोर एक्सेप्टेबल होगा। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है जो रहने वाला है कराची का, उसका डोमिसाइल कराची का है, लेकिन उसने फेडरल बोर्ड से पढ़ाई की या आगा खान बोर्ड से पढ़ाई की, और उसको ऐसा फील होता है कि फेडरल बोर्ड और सिंध बोर्ड में फ़र्क है, या आगा खान बोर्ड और सिंध बोर्ड में फ़र्क है। ये बच्चे जो ना सोचते हैं कि भाई हम जाके इस्लामाबाद टेस्ट दे दें, तो बिल्कुल टेस्ट इस्लामाबाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू जो होगा दे सकते हैं, और जो स्कोर उनको वहाँ पर मिलेगा टेस्ट का, उस स्कोर की बुनियाद पर इनका कराची के ही मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होगा, क्योंकि वो कराची के कैंडिडेट और कराची के डोमिसाइल होल्डर है। तो जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो ये कि आप जहाँ के डोमिसाइल होल्डर होंगे, एडमिशन गवर्नमेंट सेक्टर में आपको वहीं पर मिलेगा, लेकिन आप टेस्ट कहीं भी दे सकते हैं और उसके स्कोर को यूज़ करके आप जहाँ के शहरी हैं वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में तो पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में डोमिसाइल की शर्त होती है, जहाँ का आपका डोमिसाइल होता है वहीं पर आपको एडमिशन मिलेगा। कुछ डेट्स हैं जो इस इश्तिहार में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। लास्ट डेट टू सबमिट योर फॉर्म इज 19 अगस्त। अगर आप मिस कर जाते हैं ये डेट, तो 26 तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो लेट फीस के साथ फॉर्म होगा। जो रेगुलर फीस है वो 8,000 है, और लेट फीस जो है वो 12,000 है लोकल स्टूडेंट्स के लिए। और जो इंटरनेशनल कैंपसेस सेलेक्ट कर रहे हैं, सेंटर सेलेक्ट कर रहे हैं, उनकी 40,000 फ़ी है, जबकि लेट फीस 50,000 रुपीज़ है। 26 तक लेट फीस के साथ सबमिट हो सकता है ये फॉर्म। फिर इसके अलावा टेस्ट सेंटर्स जो ना यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पर मेंशन है कि ये जो एमडी कैट का टेस्ट है, इसका स्कोर 3 साल के लिए वैलिड है। अच्छा, ये बात बहुत सारे बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं वो भी ज़रा क्लियर करता चलूँ। कुछ बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर टेस्ट दिया था, तो उनका ये सवाल होता है कि लास्ट ईयर का टेस्ट का जो स्कोर है हम वो ही यूज़ करना चाह रहे हैं, हम इस साल का एमडी कैट नहीं देना चाह रहे हैं। तो बेटा, अगर लेट सपोज आप लास्ट ईयर के एमडी कैट को नहीं, लास्ट ईयर के एमडी कैट को यूज़ करके एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का एमडी कैट का रिजल्ट भी 3 साल के लिए वैलिड है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, वो ये कि ये जो स्कोर आपका लास्ट ईयर आया था, ये एग्जैक्ट स्कोर यूज़ नहीं होता, बल्कि इसको इक्विवेलेंट स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। इक्विवेलेंट स्कोर बनाने के लिए एक फार्मूला है पीएमडीसी के पास, मुझे एग्जैक्टली वो फार्मूला तो नहीं पता, लेकिन सुना ये है कि उसमें लास्ट ईयर के लोएस्ट स्कोर को और इस साल के लोएस्ट स्कोर को पुट इन किया जाता है, लास्ट ईयर के हाईएस्ट स्कोर को, इस साल के हाईएस्ट स्कोर को, और लास्ट ईयर के पासिंग परसेंटेज को, इस साल के पासिंग परसेंटेज को, ये सब चीज़ों को डाला जाता है, जिसके थ्रू एक डिजिट जो इस पूरे फॉर्मूले से आता है, वो अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो जो लास्ट ईयर का स्कोर होता है उसमें उतनी वैल्यू इंक्रीज कर दी जाती है, उतने मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव में आया, तो जितना नेगेटिव में आया रिजल्ट, उतने मार्क्स पिछले साल के स्कोर में से डिडक्ट कर लिए जाते हैं। 2020 का स्कोर 2021 में यूज हुआ था जब पीएमसी थी, तो 2020 में जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था, तो उनका स्कोर इक्विवेलेंट स्कोर में जब कन्वर्ट हुआ 2021 में, तो हर बच्चे के 10 नंबर माइनस कर दिए गए इक्विवेलेंट स्कोर में। तो ये बात जहन में रखिएगा कि आपका जो पिछले साल का स्कोर है, एग्जैक्टली वो स्कोर यूज हो ये ज़रूरी नहीं है। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्कोर बढ़ जाए इस साल, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो स्कोर है, और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्कोर पिछले साल के स्कोर से कम हो जाए। कितना कम हो, कितना बढ़े, ये बात नहीं डिसाइडेड है। तो ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि मेरा तो पिछले साल बहुत अच्छा स्कोर था, तो इस बुनियाद पे आप इस साल टेस्ट ना दें और फिर आप जो ना बाद में परेशान हो। तो मेरा मशवरा ये
जितने भी पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं उनका कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, वो लाजमी लाजमी इस साल टेस्ट दें। देखिए बेटा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपकी तैयारी हो या ना हो, अगर लेट सपोज आपने टेस्ट दिया और इत्तेफाक से आपका स्कोर पिछले साल के इक्विवेलेंट, जो इस साल इक्विवेलेंट स्कोर बनेगा उससे बेहतर आ गया, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप दोनों में से जो भी स्कोर यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकेंगे। आप पिछले साल का स्कोर यूज करना चाहेंगे तो वो यूज कर सकते हैं, आप इस साल का स्कोर यूज करना चाहें तो वो यूज कर सकेंगे। तो आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप लाजमी इस साल का टेस्ट दें, आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे और आप जो है ना भाई क्या कहते हैं, बेहतर स्कोर को यूज कर सकेंगे। और एक और इसमें वजह है जो मैं इस साल का स्कोर, इस साल टेस्ट देने के लिए आपको मशवरा दे रहा हूँ। पिछले साल भी ये हुआ कि आखिरी वक्त तक कहा गया कि स्कोर 2 साल के लिए वैलिड है, मेरे पिछले साल से पिछले साल का स्कोर पिछले साल के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड रहेगा, ये बात कही गई थी। लेकिन आखिर वक्त में जब टेस्ट हो गया तो ये बात अनाउंस कर दी गई, नहीं पिछले साल का स्कोर अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस साल से ये पॉलिसी ये फॉलो होगी। तो अल्लाह ना करे कोई इस तरह की बाद में पॉलिसी आ जाए जिसमें वो कह दें कि नहीं भाई हम पिछले साल का तो स्कोर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और आपने इस साल भी टेस्ट ना दिया हो, तो फिर तो जाहिर सी बात है आप परेशान होंगे। तो इसीलिए मेरा मशवरा ये है, आपकी तैयारी हो या ना हो, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों सूरतों में आपको टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ये टेस्ट सेंटर्स है, देख लीजिए, इस्लामाबाद का एक ही टेस्ट सेंटर है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। पंजाब के ये सारे सेंटर्स हैं, सिंध में ये सेंटर्स हैं, कराची, जामशुरो, शहीद बेनज़ीराबाद जो नवाब शाह पहले कहलाता था, लाड़काना सक्कर, केपीके के ये सेंटर्स है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के ये सेंटर्स है, बलूचिस्तान का एक ही सेंटर है बुरहान यूनिवर्सिटी, और गिलगित का एक ही सेंटर है कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और इंटरनेशनल 2 सेंटर्स हैं। इसके अलावा इसमें उन्होंने ये बात कही है कि ये बहुत सोच समझ के आप सेलेक्ट कीजिएगा कि आपको टेस्ट कहाँ देना है, क्योंकि ये टेस्ट सेंटर जो एक दफ़ा सेलेक्ट हो जाएगा वो चेंज नहीं किया जाएगा। बाकी इसमें टेस्ट पैटर्न दिया गया है, एमडी कैट का 200 एमसीक्यूज का ये टेस्ट होता है, 3.5 घंटे का ये टेस्ट है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे मबनी होता है। 4 एमसीक्यूज, 4 चॉइसेस होती हैं हर सवाल में। ये डिवीजन है, 68 बायो के एमसीक्यूज होते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स के 54 होते हैं, इंग्लिश के 18 होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 6 होते हैं। डिफिकल्टी लेवल दिया हुआ है, इजी और हार्ड 20-20% होते हैं, और मॉडरेट 60% सवाल होते हैं। 70% रिकॉल क्वेश्चन होते हैं और 30% एप्लीकेशन, यानी रिकॉल का मतलब है कि जो कि आपने देखे हैं कहीं, जैसे बुक लाइंस हैं, जो कि यानी कि एक कॉन्सेप्ट आपको ने पढ़ा है, फॉर्मूला है, कोई कॉन्सेप्ट है, वो रिकॉल एमसीक्यूज कहलाता है। और एप्लीकेशन जो है ना, वो होती है जो कि कॉन्सेप्ट जो आपने देखा है, बुक में पढ़ा है, उसकी एप्लीकेशन, उसको अप्लाई कहाँ किया जाता है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स में तो 30% उस तरह के एमसीक्यूज होंगे। सिलेबस पिछले साल वाला ही है और सिलेबस से ही आपने तैयारी करनी है। डाउ यूनिवर्सिटी ने पिछले 2 साल जो टेस्ट लिए उसमें सिलेबस का ख्याल नहीं रखा, तो इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रिक्वेस्ट करें पहले से कि भाई प्लीज़ सिलेबस का ख्याल रखते हुए पेपर बनाएं। लेकिन आपको चाहिए कि बहरहाल जो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आई हैं, ख़ास तौर पे बायो में बॉटनी, वो ज़रूर उसको भी अपने साथ साथ पढ़ें, ताकि कोई चीज़ अगर आउट आती है तो वो आपको आती हो। बहरहाल इसी, जब वो मैंने कैंसिल किया तो देखिए एमडी कैट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर क्लिक किया फॉर एमडी कैट, क्लिक कर देते हैं। ये देखिए आपके पास पीएमडीसी एमडी कैट 2024, ये आपके पास रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। इसमें जो है ना, सबसे पहले तो डेट देख लीजिए, 19 आपकी डेट है अगस्त, उससे पहले पहले आपको ये बना होगा। अभी लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपने रजिस्टर किया, आप यहाँ पर नाम लिखें। मैं कैप्स लॉक में हमेशा इसलिए ऑन करता हूँ कि कैपिटल में ज़्यादा बेहतर मुझे महसूस होता है।
नेम अपना लिखिए, अपने फादर का नेम लिखिए। उसके बाद यहाँ पर अच्छा, ये जो नाम अपना और अपने फादर का है ना, ये आपका जो मैट्रिक की मार्कशीट है या मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक लिखिएगा। अब इसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप में देखिए, आपके पास सीएनआईसी है, आपके पास बे फॉर्म है, या आपके पास स्मार्ट कार्ड है, तो आप ये वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। पिछले साल, अब मुझे इस साल तो नहीं पता, अभी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन पिछले साल ऐसा हो रहा था कि अगर किसी का बे फॉर्म है या स्मार्ट कार्ड है, लेकिन वो इन दिनों में जाके सीएनआईसी के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो असल में नादरा का एक तरीक़ाकार ये है कि नादरा में जब आप सीएनआईसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो पिछला जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उसको कैंसल कर देते हैं। यानी उसका बे फॉर्म पिछला डॉक्यूमेंट है, जैसे कि सीएनआईसी से पहले का, या स्मार्ट कार्ड पिछला डॉक्यूमेंट था, तो वो कैंसिल हो जाता है और फिर सीएनआईसी आता है। अब जाहिर सी बात है, जब सीएनआईसी आएगा तो फिर सीएनआईसी की इंफॉर्मेशन डलेगी ना। तो बच्चों ने जब जाके सीएनआईसी अप्लाई किया, तो उनका बे फॉर्म कैंसिल हो गया, और बे फॉर्म जब कैंसिल हुआ, तो देखिए सीएनआईसी नंबर, स्मार्ट कार्ड नंबर, बे फॉर्म नंबर में डिफरेंस नहीं होता, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आप बेफॉर्म जो ना भाई आपके नाम, बेफॉर्म में जो ना आपके सारे बहन भाइयों के डिटेल्स होती है, आपके नाम के आगे जो जो ना भाई नंबर है वो आपका नंबर है, वो आप यहाँ पर जो ना भाई डालेंगे। लेकिन जो इशू डेट है, अच्छा, बेफॉर्म में तारीख इजरा लिखी होती है और स्मार्ट कार्ड में सीएनआईसी में इशू डेट लिखा होता है, तो वो जो डालेंगे, तो वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेगा या नहीं कर रहा था पिछले साल, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट कैंसिल हो चुका था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन दिनों में सीएनआईसी अगर आपको बनाना भी है, आप 18 ईयर्स के हो भी गए, तब भी जाके बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप 18 ईयर्स के हो भी जाएँ, तब भी आप बी-फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, इनफैक्ट जाके टेस्ट दे सकते हैं। या स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड 18 ईयर्स पे इनवैलिड हो जाता है, वैलिड नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप उसकी उस पे भी टेस्ट भी दे सकते हैं और उसके थ्रू फॉर्म भी भर सकते हैं, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जज़्बाती होके इस वक़्त जाके सीएनआईसी मत बनाइएगा। हाँ, जब आपका फॉर्म वॉर्म बन भर जाए, उसके बाद आप जाके बेशक सीएनआईसी बनवाएँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप सीएनआईसी नंबर लिखेंगे, लेकिन इसमें डैशेज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे। कि विदाउट डैशेज़ आपने जो है ना लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये इश्यू डेट आपने लिखनी है। पहले मंथ आएगा, आपकी बे फॉर्म की डेट हो, या आपके सीएनआईसी की इशू डेट हो, या आपके स्मार्ट कार्ड की डेट हो, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डेट आएगी, और फिर यहाँ पर इशू ईयर आएगा, ठीक है। तो ये आपने डाल दिया। अच्छा, बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो जो ना भाई जिनका ताल्लुक जो ओवरसीज कैंडिडेट्स हैं, तो वो अपने लिए नाइकॉब को सिलेक्ट करेंगे, नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नाइकॉब जिनका भी है, नाइकॉब के थ्रू जो है ना भाई वो अपना नाइकॉब नंबर डालेंगे, नाइकॉब का इशू डेट डालेंगे यहाँ पे। और अगर लेट सपोज आप के पास नाइकॉब भी नहीं है, अगर आप फॉरेन पासपोर्ट रखते भी हो, तो भी बेहतर है कि आप, अगर आपके पास नाइकॉब बना हुआ है, तो आप नाइकॉब से अप्लाई करें। लेकिन अगर लेट सपोज आपका नाइकॉब नहीं है, पाकिस्तानी सीएनआईसी नहीं है, तो फिर आपको फॉरेन पासपोर्ट पर जाना पड़ेगा। फॉरेन पासपोर्ट की जो है ना भाई अपना नंबर और उसकी इशू डेट यहाँ पर लिखनी होगी। और बाज़ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में रह रहे होते हैं, उनको फ़ॉरेन रजिस्ट्रेशन मिली हुई होती है, ख़ास तौर पे जैसे कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, तो फिर वो फ़ॉरेन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसके थ्रू जो है ना ये अप्लाई करेंगे। बहरहाल अब हमने तो अपने सीएनआईसी के थ्रू ही अप्लाई करना है।
मैं दोबारा डाल देता हूँ। जी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, सही मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो कन्वर्टेड ना हो, वो मोबाइल नंबर जिस पे मैसेजेस आते, कन्वर्टेड नंबर जो होते हैं ना उन पे मैसेजेस नहीं आते। तो क्योंकि सारी जो मतलब आपको मैसेज आएगा पीएमडीसी की तरफ से, वो आपको अगर मौसूल ही ना हो तो फिर आप अनइन्फॉर्म्ड रहेंगे चीज़ों के हवाले से। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट किया, मेल या फीमेल, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की। पहले मंथ है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ में भी पहले मंथ है, मुझे 24 सेलेक्ट करनी है। तो पहले वाले उसमें मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रही है और फिर ईयर आ रहा है। तो ठीक है, फिर यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला। अच्छा, ईमेल एड्रेस भी आपका बिल्कुल करेक्ट चाहिए, वो ईमेल एड्रेस जिस पे आपको ईमेल भेजी जाए तो आपको मौसूल हो, जो यूज्ड में है आपके ईमेल एड्रेस ना, वो आप प्लीज़ डालिएगा। आपका ना हो, आप किसी और का भी डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप किसी और का डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी किसी और का डाल सकते हैं, लेकिन करेक्ट डालिएगा जिसके पास सही जो है ना भाई ये मौसूल हो सके। कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, पासवर्ड आपने जो भी सेलेक्ट किया ना, फिल फॉर अपनी किसी डायरी में लिख लीजिएगा, ताकि आप बार बार जब लॉगिन करना चाहें तो वो आप लॉगिन कर सकें। और ऐसा जो आपको याद रहे, और जो भी आपने पासवर्ड अपना कोई भी सेलेक्ट किया, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो है ना भाई वो ही पासवर्ड जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया वही यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में लिखेंगे, और वो अपने पास डायरी में लाजमी लिख लेंगे। अच्छा, ये जो सम करके लिखना है वो लिख लीजिएगा, 1+5=6, और फिर आप साइन अप कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएटेड आ गया, योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप फौरन से लॉगिन करिएगा। लॉगिन वही ईमेल एड्रेस जो आपने डाला था, और उसी के थ्रू जो है ना आप, तो आपने अपना ही ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर वो जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था, और यहाँ से आप इस तरह से लॉगिन करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड में जो ना भाई आप कर सकते हैं, अगर लेट सपोज अल्लाह ना करे किसी वजह से आप पासवर्ड भूल गए, तो यहाँ क्लिक करके जो ना अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, वो आपके ईमेल पे पासवर्ड सेंड करेंगे। जल्दबाजी मत कीजिएगा, अगर अल्लाह ना करे भूल गए तो ईमेल पे आ जाता है, स्पैम में बाज़ दफ़ा चले जाते हैं, इधर उधर चली जाती है, लेकिन आती ज़रूर है। ठीक है, और ये नहीं कि आप बार बार सेंड पासवर्ड कर रहे हो तो उससे फिर वो नहीं आएगी। आपने एक दफ़ा कर दिया, वो आ जाएगी, ईमेल एड्रेस लिख के सेंड पासवर्ड, आपको जो है ना पासवर्ड मिल जाएगा। और एक दिन गुजर गया और नहीं आई तो फिर क्लिक हियर पे कीजिएगा, वरना तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। खैर, तो
जैसे ही हमने लॉगिन किया तो हम आगे इस पेज पे। अच्छा, जो डिटेल्स हमने दी थी ना एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, इसमें अगर कोई भी आपको चेंज करना है, ठीक है, ये अभी तो नहीं चेंज हो रहा ना, लेकिन अपडेट प्रोफाइल पे जाएं आप, ये सेकंड नंबर पे, और फिर यहाँ पर आके जो भी आपको चेंज करना है वो चेंज करें, और जो है ना भाई अपडेट प्रोफाइल कर दें, तो ये आपकी वापस से अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अपडेट प्रोफाइल करके फिर डैशबोर्ड पे आ जाइए आप। अब ये जो है ना भाई आपके पास अगर आपको अपडेट करें, सिटी ऑफ रेसिडेंस सेलेक्ट कीजिए। भाई आप रहते इस्लामाबाद में लेकिन आप टेस्ट देना चाह रहे हैं कराची में, या आप रहते जामशोरों में, आपका डोमिसाइल कराची का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सिटी ऑफ रेसिडेंस का मतलब क्या, आप रहते कहाँ हैं, अभी आप कहाँ रह रहे हैं, ये सिटी ऑफ रेसिडेंस है। ये डोमिसाइल से हटकर भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें परेशान मत होइएगा कि भाई मेरा डोमिसाइल तो वहाँ का है, मैं सिटी ऑफ डोमिसाइल क्या वहीं का, जहाँ का है वहीं सिटी ऑफ रेजिडेंस नहीं। आप जहाँ रह रहे हो आप वहाँ का लिखो। आप कराची में रह रहे हो आप कराची लिखो, आप जहाँ रह रहे हो आप वो लिख दो। कराची में से सर्च कर लेते हैं। ये कराची आ गया, मतलब सर्च नहीं हो रहा था, आप पूरी स्पेल लिख देना तो ये आ जाएगा। सिटी ऑफ डोमिसाइल, अब देखिए बहुत से बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं हमारा तो डोमिसाइल बना हुआ ही नहीं है, हमारा डोमिसाइल नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आप अपने CNIC अगर बना हुआ है तो उस पे देखिए परमानेंट एड्रेस, दो पते होते हैं, एक मौजूदा पता, दूसरा मुस्तकिल पता। मुस्तकिल पते को इंग्लिश में परमानेंट एड्रेस कहते हैं। परमानेंट एड्रेस किस शहर का है, इलाके का नहीं, इलाके से फर्क नहीं पड़ता, शहर का, इस शहर का है, जो शहर का परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका CNIC बना है तो आप अपना देखिए, आपका नहीं बना तो आप अपने फादर के CNIC में देखिए परमानेंट एड्रेस कहाँ का है। जहाँ आपके फादर का CNIC का परमानेंट एड्रेस है, आपका भी परमानेंट एड्रेस वहीं का बनेगा और डोमिसाइल भी वहीं का बनेगा, तो वो आपका सिटी ऑफ डोमिसाइल है। मैंने कराची लिख दिया। चूज प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी, अब आप कहाँ टेस्ट देना चाह रहे हैं, अगर आप, मैंने जैसे आपको बताया इस्लामाबाद में देना चाह रहे हैं तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। इंटरनेशनल सेंटर्स में देना चाह रहे हैं तब भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ना सेलेक्ट करेंगे, ये वाला ऑप्शन। आज़ाद जम्मू कश्मीर में देना चाह रहे हैं तब भी यही सेलेक्ट करेंगे। और सिंध में देना चाह रहे हैं किसी भी जगह पे तो आप डाउ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। जैसा हम कराची में देना चाह रहे हैं तो हम डाउ यूनिवर्सिटी करेंगे, पंजाब में देना चाह रहे हैं तो UHS करेंगे, KPK में देना चाह रहे हैं तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी करेंगे, बलूचिस्तान में देना चाह रहे हैं तो बुलहान करेंगे। ठीक है, मैंने ये कर लिया। अब आप किस शहर में देना चाह रहे हैं, बहुत सोच समझ के इसका डिसीजन लीजिएगा, ये चेंज नहीं होगा। मैं कराची में टेस्ट देना चाहता हूँ, ठीक होगी बात। अब जो है ना भाई आइए डिग्री टाइप पे, देखिए यहाँ पर चूंकि इन्होंने दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अगर लेट सपोज आप लोकल किसी भी सिस्टम से पढ़ रहे हैं, आपका बोर्ड कराची बोर्ड हो, हैदराबाद बोर्ड हो, सक्खर बोर्ड हो, मीरपुर खास बोर्ड हो, लाड़काना बोर्ड हो, पंजाब का कोई बोर्ड हो, KPK का कोई बोर्ड हो, बलूचिस्तान का कोई बोर्ड हो, लोकल जो भी बोर्ड हैं, आगा खान बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, जियाउद्दीन बोर्ड हो, आप FSC सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर के किसी सिस्टम से आए जो पाकिस्तानी सिस्टम ना हो, जैसे कैम्ब्रिज बाहर का सिस्टम है ना, या आपने हाई स्कूल किया हुआ है, या आपने एजुकेशन कनाडा से हासिल की है, 12th ग्रेड वहाँ से आप पढ़ के आए, या आप जो है ना भाई ओमान से आए हैं, या
कोई भी बाहर की कंट्री से आप आए हैं, उन तमाम बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि वो यहाँ, चूँकि वो लोकल सिस्टम से नहीं पढ़ा होता, वो यहाँ आएँ और अपनी इक्विवेलेंस बनाएँ आईबीसीसी से। तो वो तमाम बच्चे जिनको आईबीसीसी से इक्विवेलेंसी बनानी है, वो ए लेवल्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? यहाँ तक की बात बेटा समझ आ गई आपको? तो अब बेटा इसके बाद जो डिग्री टाइप है, मैंने आपको समझा दिया वो क्या सेलेक्ट करनी है। अब ऑब्टेन मार्क्स पे आ जाइए। ठीक है? देखिए, बात ये है कि पहली बात मैं आपको एक क्लियर समझा दूँ कि आपके मार्क्स से पीएमडीसी को कोई लेना-देना नहीं है। आपके मार्क्स कम हैं, आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपकी परसेंटेज बुरी है, आपकी सप्ली है, इस बात से पीएमडीसी को कोई लेना-देना नहीं है। पीएमडीसी इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमडी कैट। वो एमडी कैट कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो हर बच्चे का एमडी कैट कंडक्ट करेगी। इनफैक्ट वो बच्चे जिन्होंने जो फर्स्ट ईयर में हैं, वो भी चाहें तो वो एमडी कैट दे सकते हैं। पीएमडीसी को इस बात से गर्ज नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके कितने जो ना मार्क्स हैं। लेकिन एक ऑप्शन उन्होंने दिया है ऑब्टेन मार्क्स। तो देखिए, इसमें ऑब्टेन मार्क्स में आप जो भी आपका लास्ट रिजल्ट है, जो भी लास्ट रिजल्ट है, मिसाल के तौर पे भाई आप फर्स्ट, अभी आप सेकंड ईयर में हैं ना, तो आप अपना फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं 550 में से वो यहाँ पर लिख दीजिए। जो भी मार्क्स हैं, कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, यूँ समझिए कि फेल थे कुछ सब्जेक्ट्स में, फिर भी जो मार्क्स हैं बस आप वो मार्क्स यहाँ पर लिख दीजिए। कोई परेशानी ना लीजिए कि फेल के मार्क्स लिख देंगे या 60% से कम लिख देंगे तो क्या होगा। ये तमाम मामलात में देखिए, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जब रिजल्ट आ जाता है, वो आता है अक्टूबर में। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट होते हैं। जब यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट होते हैं, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म इशू करती है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ना, वो आपको बिल्कुल करेक्टली सबमिट करने होंगे। तो अगर लेट्स सपोज़ आपने ये मार्कशीट फर्स्ट ईयर की दी जिसमें आप फेल थे या आपके मार्क्स कम थे, और सेकंड ईयर जब रिजल्ट आया उसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, तो एक्सेप्टेबल वो है। ये जो मार्कशीट आपने अपलोड की या ये जो मार्क्स लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ख़राब मार्क्स आने पर स्विच कर लिया ज़ियाउद्दीन बोर्ड में। ज़ियाउद्दीन बोर्ड में वो कंबाइंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ना उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट उनके पास है, ना सेकंड ईयर का रिजल्ट उनके पास है ज़ियाउद्दीन बोर्ड का। उनके पास उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है जो कि कराची बोर्ड में उन्होंने दिया था, वो ख़राब था, उसमें सप्ली थी, उसमें कम मार्क्स थे। वही फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए बगैर किसी परेशानी के। और जब आपका ज़ियाउद्दीन बोर्ड का रिजल्ट आएगा अक्टूबर में, तो उसके बाद ज़ियाउद्दीन बोर्ड की मार्कशीट जब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन होंगे तब सबमिट कीजिएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ आपने कराची बोर्ड का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट दिया है और वहाँ आप ज़ियाउद्दीन बोर्ड की मार्कशीट दे रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और आपके मार्क्स में आपको कुछ इशू दिख रहा है, तो आप ग्रेड लिख दीजिए, उसकी जगह दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो इम्प्रूवर हैं, जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, वो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स अपने जो लास्ट ईयर का, मैंने आपसे क्या कहा, जो लास्ट ईयर का रिजल्ट है ना आपका, बस आपने वो यहाँ पर लिखना है। अगर लेट सपोज जो है ना भाई आपके क्या कहते हैं, लास्ट ईयर जो भी मार्क्स थे वो कम भी थे, उसकी वजह से आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, बस आप सेकंड ईयर के जो मार्क्स थे लास्ट ईयर के, वो यहाँ पर आउट ऑफ 1100 लिख दीजिए और सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। ठीक है? और जब इंशाल्लाह आपका इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आ जाए, तो जो मार्क्स बढ़ जाएँ, वो वाली मार्कशीट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टाइम पे यूज़ कीजिएगा। उसी के थ्रू आपका एग्रीगेट बनेगा, उसी के थ्रू आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक की बात बेटा क्लियर है? हाँ, ये बात मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको, उनके लिए मैं बताता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पर जो ना भई ए लेवल्स वाले बच्चों के हवाले से मैं बताता हूँ उनको क्या करना है। पहले तो यहाँ पर देखिए, अपनी तस्वीर अपलोड कर लीजिए। देखिए, एक बात याद रखिएगा
अब मेरे पास तो अभी नहीं अवेलेबल थी, तो मैं व्हाट्सएप की इमेज को अपलोड कर रहा हूँ। व्हाट्सएप वाली तस्वीर कभी भी मत अपलोड कीजिएगा। तस्वीर वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, और तस्वीर जो है ना, जो भी आप तस्वीर वाले से जाके खिंचवाएं, उसको स्कैन करके जेपीजी में चेंज करके, फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, और 1 MB से छोटी तस्वीर जो है ना आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। जो मार्कशीट है उसकी भी, जो उसको भी स्कैन करें, ओरिजिनल मार्कशीट को स्कैन करें। ये जो तस्वीर व्हाट्सएप से खींच के करते हैं उसमें जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी नम्स के फॉर्म में जितने भी बच्चों ने तस्वीरें मोबाइल से खींच के भेजी, सबको जो है ना भाई ईमेल्स आई हैं कि भाई वो तस्वीरें सही नहीं थी, दोबारा से करें। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको ज़रा फॉलो कीजिएगा। मार्कशीट भी है तो उसको स्कैन करें पहले, उसके बाद उसको जेपीजी में चेंज करें, 1 MB से उसकी फाइल साइज छोटी होनी चाहिए, फिर अपलोड करें। तो ये बातों का ज़रा आप ख्याल करिएगा, और ये चीज़ करके फिर आपने इसको सबमिट करना है। हाँ, ए लेवल्स वाले बच्चों के हवाले से बात हो रही थी। ये देखिए, ए लेवल्स वाले जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। उनका रिजल्ट आता है, आने वाला है 13 को, ठीक है। तो उनके लिए उनकी उनकी मार्क्स कैलकुलेशन जो है ना बेसिकली इक्विवेलेंस के थ्रू होती है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो बनता है वो है उनकी मार्क्स कैलकुलेशन। तो ए लेवल्स की मार्क्स कैलकुलेशन के लिए आप सीधा सीधा इसमें जो है ना भाई जो ग्रेड्स हैं अपने, उनको जो है ना भाई मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए। कोई ऐसी जो है ना भाई हार्ड एंड फास्ट इसका रूल नहीं है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा हो। 13 तक वेट कर लीजिए। 13 को आपके ए लेवल्स के जो ग्रेड आए, ए एस की ग्रेड नहीं, ए लेवल्स के जो ग्रेड आए, वो 3 ग्रेड्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, और 8 ग्रेड्स जो ओ लेवल्स के थे उनको जोड़कर आप अपने टोटल मार्क्स बना सकते हैं। मैं आपको ज़रा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए, ओ लेवल्स में 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 सब्जेक्ट के आपने ग्रेड्स कंसिडर करने हैं। कौन कौन से 8 सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 4 सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल, और 4 कंपल्सरी है। उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडीज़, ठीक है। लेट सपोज किसी सब्जेक्ट में आपके ए ग्रेड आया, ए ग्रेड मीन्स 85, आपने उसकी जगह 85 लिख लिया। किसी में आपका बी ग्रेड आया तो आपने लिखा 75, सी ग्रेड आया तो आपने लिखा 65, डी ग्रेड आया तो आपने लिखा 55। एक सेकेंड, दोबारा से करते हैं। ए ग्रेड 85, बी ग्रेड 75, सी ग्रेड 65, डी ग्रेड 55, ई ग्रेड 45। बस ई ग्रेड तक होती है कैलकुलेशन। यू ग्रेड तो जो ना भाई फेल कहलाता है, तो वो तो नहीं कैलकुलेट हो सकता, ठीक है। और फिर हम जो ना भाई ई के बाद हम दोबारा से एक डी ग्रेड ले लेते हैं, एक सी ग्रेड ले लेते हैं, एक बी ग्रेड ले लेते हैं। ये 8 सब्जेक्ट्स के हमारे पास आ गए, यानी कि ये हमने ओ लेवल्स के 8 सब्जेक्ट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब ए लेवल्स के 3 सब्जेक्ट हैं। लेट सपोज एक में आया आपका ए ग्रेड, एक में आया आपका बी ग्रेड जो 13 को आपका रिजल्ट आने वाला है, एक में आया आपका सी ग्रेड। ओ लेवल्स के ही 8 ग्रेड्स में ये ए लेवल्स के 3 ग्रेड्स आपने ऐड कर लिए। ये आपके पास मार्क्स बन गए 745। ये 745 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1100। ये आपने ऑब्टेन मार्क्स में लिख लिए यहाँ पर। अगर आपने ए लेवल सेलेक्ट किया तो आप अपना 745 मार्क्स लिख लें, ठीक है। और यहाँ पर जो आप अपलोड योर मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर है, आप अपने फर्स्ट ईयर का जो जर्नल, जो एएस का जर्नल सर्टिफिकेट है वो अपलोड भी कर सकते हैं। और जो अभी आपका स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट आया है
वो भी अपलोड कर सकते हैं। मैं फिर आपको ये बताता चलूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब एएस की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन चूँकि फर्स्ट ईयर आपका वही होता है, तो आप उसी को अपलोड कर सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मार्क्स आगे पीछे हैं तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम ज़्यादा हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको मार्क्स में डाउट हो रहा है कि शायद आपने इक्विवेलेंसी सही की है या गलत की है, बहरहाल आप 8 सब्जेक्ट्स ओ लेवल्स की और 3 सब्जेक्ट ए लेवल्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऐड करके जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड कर लीजिए 11 से, तो आपको 745, ये डिवाइड करिए 11 से, तो आपको आपकी इक्विवेलेंसी पता चल जाएगी। ये जो इक्विवेलेंसी है 67.7, इसका ग्रेड क्या होता है? हमारे पास ग्रेडिंग इस तरह से होती है, किसी बच्चे की 80 से अबव आई है इक्विवेलेंसी के हिसाब से, तो वो A1 ग्रेड लिखेगा, तो वो यहाँ पर जो है ना भाई 745 की जगह A1 ग्रेड लिख सकता है, अगर 80 से अबव आई है A1, ठीक है। 70 से 80 के दरमियान आई है तो A ग्रेड लिखेगा, और 60 से 70 के दरमियान है तो B ग्रेड लिखेगा, जैसे अभी इस केस में तो B ग्रेड लिख लेगा, ठीक है। और 50 से 60 के दरमियान है तो C ग्रेड लिखेगा, तो 40 से 50 के दरमियान आई तो D ग्रेड लिखेगा। ये तरीक़ेकार है। तो अगर मार्क्स में डाउट है तो ग्रेड लिख ले, क्योंकि मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं इक्विवेलेंसी के हिसाब से, ग्रेड तो बहरहाल वही रहेगा, तो वो ग्रेड लिख ले और ये करके फिर एप्लीकेशन को सबमिट कर दे। यूँ ये एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो जाएगी, और सबमिट होने के बाद देखिए नाम आप चेक कर लें, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ें आप एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लीजिए, ग्रेड, मार्कशीट, तस्वीर, सब चीज़ें चेक कर लीजिए। कोई भी चीज़ इसमें आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो अपडेट प्रोफाइल में जाके इसको दोबारा से आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब रह गया एक आखिरी काम, वो है पेमेंट का काम। इसमें आप पे नाउ पे जाएँगे। अच्छा, जब आप पेमेंट कर देंगे तो ये अनपेड से पेड हो जाएगा। अच्छा, चूँकि रश है, बहुत लोग कर रहे हैं, तो स्टेटस चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। इन्होंने कहा है 2 दिन लगते हैं, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि 8-10 दिन भी लग जाते हैं। पेमेंट का मोड अनपेड से पेड में चेंज होने के लिए डेडलाइन का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भी होता है कि डेडलाइन के बाद भी अनपेड से पेड स्टेटस चेंज होता है। ये मत सोचिएगा 19 तारीख आ रही है तो भाई हमारा पेड नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में भी होता है। एडमिट कार्ड जो आते हैं वो आम तौर पे जो टेस्ट डेट है 22 सितंबर, उससे 1 हफ्ता पहले आते हैं, तो उससे पहले-पहले ये पेमेंट उन तक रिसीव हो जानी चाहिए और ये पेड हो जाना चाहिए। तो ये मतलब हफ्ता 10 दिन लग सकता है। पे नाउ पे जाइए। अच्छा, पे नाउ में इन्होंने देखिए 2 बातें कही हुई है, यहाँ पर लिखा है ना 48 आवर्स के में उनको जो है ना भाई पेमेंट रिसीव हो जाती है। कोई पेमेंट के हवाले से, जैसा भाई आप 7-8 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, नहीं आपका पेड में आ रहा है, तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर्स देख रहे हैं, इन पे राब्ता करके उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमारी पेमेंट हुई थी, क्यों जो है ना भाई अभी तक आपके पास रिसीव नहीं है, हमारे पास अनपेड आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है, एमडी कैट के हवाले से डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो इस ईमेल एड्रेस पे, जिस पे मुश्किल ही जवाब मिलता है आमतौर पे, और इस फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे सुबह के टाइम पे कॉल करें, ये कॉल मिल जाती है। 2 ऑप्शंस है, ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन है और बैंक चालान का भी ऑप्शन है। बैंक चालान पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक चालान का ऑप्शन को ये देखिए, ये बैंक चालान है। इसमें जो है ना भई, ये आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है? यहाँ से ये प्रिंट आउट निकल जाएगा। उसके बाद जो है ना भई, आपने यहाँ पर ये पहले खुद फिल करना है सारा, डिपॉज़िटर नेम, कोई भी जाके डिपॉज़िट कर सकता है, आपके फादर, आपके ब्रदर, आप खुद, जो भी जाके करेगा उसका नाम, उसका सीएनआईसी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर रहेगा, जिस दिन करेगा उसकी डेट आएगी और पेमेंट मोड बताएगा, ज़ाहिर-सी बात है वो कैश है, यहाँ कैश लिखेगा। ये करके जो है ना भई अपना यहाँ साइन करेगा, सब पे जो है ना इसी तरह से करेगा और जाके एमसीबी के किसी भी ब्रांच में ये सबमिट कर देगा। इसकी जो है ना भाई एक कॉपी वो अपने पास रख लेंगे, बैंक कॉपी, और बाकी पीएमडीसी कॉपी और स्टूडेंट कॉपी जो है ना भाई वो आपको दे देंगे। पीएमडीसी कॉपी भी आपको अपने पास ही संभाल के रखनी है, स्टूडेंट कॉपी भी अपने पास संभाल के रखनी है, कहीं पर अपलोड या कुछ और नहीं करना है।
दूसरा तरीक़ाकार है ऑनलाइन पेमेंट है। मेरा मशवरा है कि बैंक चालान करें तो ज़्यादा सही है, ऑनलाइन पेमेंट में कभी-कभार आगे पीछे होता है। तो ये जो ना भाई ऑनलाइन पेमेंट की तरफ जाएँगे, थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है। अब 2 ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है यूनियन पे का तो आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है? और पे नाउ करेंगे और अपनी डिटेल्स डालेंगे। अगर आपके पास कोई वीज़ा का डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वीज़ा का, तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी मंथ और ईयर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, जो कार्ड के पीछे सिक्योरिटी कोड होता है वो लिखेंगे, एड्रेस अपना यहाँ सारा लिखेंगे और पे नाउ कर देंगे, ठीक है? ये एक तरीक़ाकार है, इससे थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी रिकमेंडेड है कि आप पेमेंट बैंक चालान से करें। जब भी आपको अपनी एप्लीकेशन में कोई इश्यू है, वो अपडेट करनी है, आप अपडेट एप्लीकेशन पे जाके अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट एप्लीकेशन जब जब अपडेट हो जाए तो ये जो है ना भाई अपडेट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। प्रोफाइल को जो है ना भाई अपडेट करनी है, इसको क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल कर दीजिएगा और जब आपको कोई काम ना हो तो फिर अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लीजिएगा। ये था बेटा आज की वीडियो में पीएमडीसी का फॉर्म बनने का तरीक़ाकार। मैं फिर आपको बताता चलूँ, मार्क्स आपके कम ज़्यादा अगर डल गए, अगर कोई बच्चा डर रहा है इस बात से कि मेरी 60 से कम परसेंटेज है, मुझे जो ना भाई एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा एंड सो ऑन, वो 60 बना के लिख दे, बढ़ा के लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इश्यू नहीं है इस बात से। और मार्कशीट के कोई इशू है, एडमिट कार्ड अपना अपलोड कर दें, लेकिन इस बात से ना परेशान हो कि पीएमडीसी पिछले साल जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड भी अपलोड किए मार्कशीट की जगह, उनको भी एडमिट कार्ड का मतलब है कि अपना स्टेटमेंट ऑफ एंट्री जो ए लेवल्स में होता है या इंटर में जो ना जो रोल नंबर जिस पे होता है ना, इंटरमीडिएट के लिए जो एडमिट कार्ड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको सारी क्यूरीज क्लियर हुई होंगी। फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं हो, आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।